हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। हम लोग यूपी पीसीएस 2023 की आगामी प्रीलिम परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हमने लगभग 51 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आइए आगे के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम दिया गया है और नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो राज्य आएगा वो है नागालैंड। नंबर 1 पे नागालैंड आएगा, जिसका गठन जो है वर्ष 1963 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे राज्य आएगा वो है हरियाणा। हरियाणा का गठन जो है 1966 में हुआ था, 1966 में। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आपका राज्य आएगा वो है मणिपुर। मणिपुर तीसरे नंबर पे आएगा और इसका गठन जो है 1972 में किया गया था। और उसके बाद जो अगला राज्य लास्ट में आएगा वो है आपका मिज़ोरम। मिज़ोरम का जो गठन था ये 1987 में किया गया था। सबसे पहले आपका आ गया नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मणिपुर और फिर मिज़ोरम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 3, 1, 2 और 4। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही है कथन बताने हैं। पहला कथन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। और दूसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि द्वारा वहन की जाती है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से वसूल किए जाते हैं। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 202 के भाग 3 के डी में किया गया है। ठीक है जी। भारत संविधान के अनुच्छेद 112(3) डी के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा प्रभारित की जाती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बताना है कौन सी जगह पर जो है जेवर से भी बड़े जो है हवाई अड्डे का जो है प्रस्ताव किया गया है। पहला है गोरखपुर, झांसी, कौशाम्बी और नवाबगंज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, नवाबगंज। 20 सितंबर 2022 को कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया था कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज में जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर 3 और शहरों सीतापुर, रायबरेली और हरदोई में भी लखनऊ कानपुर स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। इससे पहले लखनऊ और कानपुर के अलावा सिर्फ उन्नाव और बाराबंकी शहर ही शामिल थे। एयरपोर्ट के निर्माण हेतु करीब 10,000 करोड़ रुपए ज़मीन की ज़रूरत है। 10,000 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़मीन की मार्किंग का काम शुरू हो गया और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए करीब 9 महीने का समय लगा है। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। पहला कथन है, वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। और दूसरा कथन है, 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक किया हुआ था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है। एक तरफ जो है अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उसकी विषय वस्तु को बताया गया है। सबसे पहले है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 की विषय वस्तु कौन सी आपको बताना है? तो राष्ट्रपति के सहायक और सलाहकार मंत्रिपरिषद। इसका जो करेक्ट आ जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कारोबार का संचालन आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा भारत सरकार के कार्य का संचालन। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों ही इनकरेक्ट मैच हैं, केवल ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और कारण है, चंद्र कुमार मामले में जो 1997 का मामला था, में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालयों की खंडपीठ के समक्ष होगी। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है।
ऑप्शन बी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सुमेलित हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म जो हैं वो सही सुमेलित किए गए हैं। पहला है एक तरफ दल दिया गया है, एक तरफ स्थापना वर्ष है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका नीचे दिया गया कूट, ऑप्शन डी, यानी 3 और 4 दोनों। तो ये 3 और 4 जो है बिल्कुल करेक्टली मैच किए गए हैं, बाकी जो है इनका इनकरेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो थी 1885 में, ठीक है जी। तो 1885 ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी के जो कांशीराम जी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1884 में। तो ये यहाँ आ जाए 1984 में, और ये यहाँ आ जाएगा, इनकरेक्टली मैच है दोनों, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान क्या है? तो आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, 132वां। हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में था, यह स्थित है ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी है श्रावस्ती में, या ऑप्शन डी है जौनपुर में। सो कुशीनगर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंडल आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। और दूसरा है, इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। सो आपको बताना है नीचे दिए गए कूट में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, यानी ये दोनों ही इनकरेक्टली मैच किए हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यक संतान अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। और दूसरा है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? आपको बताना है, एक तरफ जो अधिनियम दिया गया है और एक दूसरी तरफ जो है वर्ष दिया गया है। तो सबसे पहले है कुटुंब न्यायालय अधिनियम। सो कुटुंब न्यायालय अधिनियम क्या है? 1884 में लागू हुआ था, ये मेरे ख्याल से इनकरेक्ट है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 1995, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2009 एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। सो इसमें जो करेक्टली मैच किया गया है वो है आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, ये 2013 में आएगा, ये भी करेक्टली मैच नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1887 में आएगा, ये बिल्कुल करेक्टली मैच किया हुआ है। उसके बाद जो है कुटुंब, और इसके बाद ये आएगा आपका ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है 2008 में आया था, ये भी इनकरेक्ट मैच किया हुआ है। इसमें एक ही करेक्ट मैच है, वो है आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है। तो 1 और 4 दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 4, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जो है प्रारंभ की है, योजना प्रारंभ की है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 6 जिलों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नीति आयोग, विश्व संसाधन संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और ओला इंडिया। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ई फास्ट इंडिया जो है किसके द्वारा, किन किन संस्थानों द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे?
सो आपको बताना है वे कौन से प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल के समय राज्यसभा के भी सदस्य थे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है HD देवगौड़ा। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है, और दूसरा है कि लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों से निपट सकती है बल्कि मुकदमेबाजी के पूर्व चरण के विवादों से भी निपट सकती है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रह जाएगा वो है शिक्षा मंत्रालय। पढ़े भारत अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान है IIT मद्रास। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगी? तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 51वां अधिनियम संशोधन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवन एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है समता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है जी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ राज्य के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। 371C जो है ये मणिपुर से संबंधित है। उसके बाद 371F जो आएगा वो सिक्किम से संबंधित है। 371I जो है आपका ये गोवा से संबंधित है, और 371J कर्नाटक से संबंधित है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में जॉर्डन में जो आयोजित की गई है बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें जो है उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन ए है सतीश कुमार, ऑप्शन बी है गोविंद साहनी, ऑप्शन सी है दीपक तंवर, या ऑप्शन डी है अमित पंघाल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हैं गोरखपुर के ज़िले के रहने वाले गोविंद साहनी जी, जिन्होंने है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के जो रहने वाले हैं उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ भूजल प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो आपको बताना है स्वच्छ भूजल प्रदेश घोषित कौन सा राज्य किया गया है या केंद्र शासित प्रदेश किया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी अंडमान, ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है। कारण है भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कूट है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। तीसरा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रश्न जो है सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थानों के संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
सबसे पहला है गॉडगिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंत राव समिति और अशोक मेहता समिति। तो सबसे पहले जो इसमें आएगा वो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 का है। उसके बाद दूसरा आपका आ जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो आपका आएगा ये 1977 में हुआ था, 1977। उसके बाद आपका आ जाएगा हनुमंत राव समिति 1900 आपका आ जाएगा ये 84 में। और सबसे लास्ट में गॉडगिल समिति आ जाएगा। गॉडगिल समिति जो है 1988 का है, 1988 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यानी इसमें जो नीचे दिए गए कूट हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 2, 4, 3 और 1। अगला प्रश्न है निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित है। दूसरा कथन है पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले में 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी केवल 2 सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है। तो आपको बताना है कि आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है। पहला है जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिनलैंड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि चाइना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का नाम बदलकर रखा गया है। पहला है भीमराव अंबेडकर विकास निगम योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अगला प्रश्न है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है इसे एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। और दूसरा है राज्यसभा ने इस प्रणाली को अपनाया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, 1 और 2 दोनों, केवल 2 और ना तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 1, यानी कि केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है सहकारी समितियों के से संबंधित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिस्थापित किए गए हैं। सो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 43B या अनुच्छेद 48A। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 43B, यानी कि सरकारी समितियों से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वह अनुच्छेद 43B के तहत प्रतिस्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं, आपको बताना है। एक तरफ जो है अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ जो है प्रावधान दिए गए हैं। सो सबसे पहला है 243D पंचायतों में सीटों का आरक्षण। तो 243D का जो करेक्ट है ये बिल्कुल सही मैच किया गया है, पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद है 243G पंचायतों का गठन। जो 243G है वो पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों का उत्तरदायित्व करता है, ये पंचायतों के गठन से संबंधित नहीं है। उसके बाद 243 का I है पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षा। सो 243 का I जो आएगा वो लेखा परीक्षा नहीं है आपका। 243I जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बारे में होता है। उसके बाद जो आएगा 243 के पंचायतों में चुनाव, ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच है। तो ये जो पहला और चौथा दोनों से, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्नलिखित में से किसका नाम दिया गया था। ऑप्शन ए है प्रफुल्ल बिल्लौर, ऑप्शन बी है रितेश अग्रवाल, ऑप्शन सी अलख पांडे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो आपको बताना है ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी अलख पांडे। हाल ही में इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अलख पांडे को फिजिक्स वाला को स्थान मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय, ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल या मेघ चक्र भारतीय वायुसेना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी मेघ चक्र जो है भारतीय वायुसेना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो मेघ चक्र किससे संबंधित है, यह है बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित है और ये केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा CBI द्वारा संचालित एक भारतीय अखिल अभियान है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है स्थगन,
ऑप्शन बी है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ऑप्शन सी है सत्रावसान और ऑप्शन डी है विघटन। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थगन। तो स्थगन के जरिए जो है एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है न्यायपालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला कथन है मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी, और दूसरा है राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। तो ये दोनों ही जो कथन है वो इनकरेक्ट हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है ऑप्शन ए केवल एक सही है, या ऑप्शन बी केवल एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी केवल दो सही है, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी केवल एक सही है। अगला प्रश्न है पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था। आपको बताना है महाराजगंज जिला पहले किस जिले का हिस्सा हुआ करता था। ऑप्शन ए है संत कबीर नगर, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ नगर, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है गोंडा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी कि गोरखपुर। महाराजगंज जिला जो है वो गोरखपुर में पूर्व में हुआ करता था। 2 अक्टूबर 1989 को जो है जनपद गोरखपुर को काटकर महाराजगंज का सृजन किया गया था। अगला प्रश्न है पूर्वी आर्थिक मंच EEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह शंघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। दूसरा है इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। तीसरा है यह रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र में विकास का लक्षित है। और चौथा है 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 3 और 4 दोनों सही है, बाकी 1 और 2 इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लैम डक सत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन ई है मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके, या राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए, या फिर लोकसभा के अयोग्य सदस्यों के लिए, या ऐसे सदस्य जो लोकसभा में नए क्षेत्र में पुनः निर्वाचित किए गए हों। सो आपको बताना है लैम डक सत्र जो है किससे संबंधित है या किसको संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसे अधिनियमित किया गया कौन से वर्ष में बताना है आपको। नीचे है ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2004 में और ऑप्शन डी है 2003 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 2002 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के को 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसे 2002 में अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है एस बालकृष्णन समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। दूसरा है 76वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थित है। तो आपको बताना है भारत का दूसरा जो नैनो उर्वरक संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है प्रयागराज में, ऑप्शन बी है चंदौली में, ऑप्शन सी है सीतापुर में या ऑप्शन डी है गाजीपुर में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रयागराज में। ये फूलपुर प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता। ऑप्शन ए है डैनियल ए स्पिलमैन, ऑप्शन बी है के बैरी शार्पलेस, ऑप्शन सी है जॉन एफ क्लॉजर या ऑप्शन डी है एलिस बियालियास्की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए डैनियल ए स्पिलमैन ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए
प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको पहले कथन को पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित है। दूसरा है, तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। तीसरा है, एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। और चौथा है, अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी 1 और 4 दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची में दिए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं? मणिपुर, असम, अरुणाचल या मिजोरम? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है असम और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन सी 1 और 4 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? पहला है वस्तु और सेवा कर परिषद, दूसरा है संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, तीसरा है राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, और चौथा है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी वस्तु और सेवा कर परिषद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कौशल, यानी कि प्राचीन समय पे जो गोरखपुर था वो कौशल जनपद का भाग हुआ करता था। अगला प्रश्न है, एथेरियम विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। दूसरा है, यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो ये वाला कथन है, यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर देगा, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा, ये भी सही, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन बी है इंदिरा नेहरू गांधी मामला, ऑप्शन सी है किहोतो होलोहन मामला, या ऑप्शन डी है बेरूबाड़ी मामला? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी इंदिरा नेहरू गांधी मामला। ठीक है जी, आज के लिए बस इतने ही प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कोई डाउट्स हो तो आपको कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।